2013 ऑनवर्ड BRI की डिबेट शुरू हुई है। सबसे पहले इसका नाम रखा गया था ओबोर, वन बेल्ट वन रोड। तो अमेरिका ने इसकी प्रोपेगेंडा शुरू कर ली कि ये है वन बेल्ट वन रोड डोमिनेटेड बाय वन कंट्री। आर यू नोटिंग? यानी कि इस वर्ड के पीछे एक पेजोरेटिव डिस्कोर्स जनरेट किया गया जो कि चाइना के इस प्रोजेक्ट को मलाइन करने की कोशिश कर रहा था कि एज इफ चाइना हैज इंपीरियल एम्बिशंस। चाइना दोबारा से कॉलोनाइज करना चाहता है दुनिया को एज वंस अपॉन अ टाइम वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स डिड। तो 2015 में जब ये प्रोपेगेंडा बड़ी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया तो फिर चाइनीज ने इसका नाम चेंज करके रखा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अमेरिकन वन बेल्ट वन रोड के साथ एक वर्ड लगा रहे थे ओबोर स्ट्रैटेजी। अमेरिकन प्रोपेगेंडा का ये बेसिक रक्सा जहां से वो शुरू कर रहे थे। अब आप नोट करें कि एक होती है स्ट्रैटेजी, एक है इनिशिएटिव। दोनों में पॉजिटिव कौन सा है? इनिशिएटिव। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी नेसेसरली बता रहा है कि आप किसी न किसी को या तो डोमिनेट करना चाहते हैं या किसी न किसी के खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं। इनिशिएटिव ये है कि हमने वॉलंटरली एक कदम उठाया है, आए अगर आप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं भी हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हमारी आपके खिलाफ कोई एंटागोनिस्टिक फीलिंग्स नहीं है। तो चाइना ने ये जो BRI की शुरुआत में, क्योंकि अमेरिकन की कोशिश ये थी कि इसे शुरू में ही ख़त्म किया जाए, उसको सिंबॉलिक लेवल पे पहले तो चैलेंज करने की कोशिश की कि नहीं, इसकी सक्सेस की बुनियाद इसके नॉमेनक्लेचर से होगी और वो ये होगा कि इसको पॉपुलराइज किया जाए ना कि स्ट्रैटेजी बट एज एन इनिशिएटिव। तो ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या? इसमें बेल्ट भी है रोड भी है। बेल्ट से मुराद क्या है? सी रूट या लैंड रूट? लैंड रूट। और रोड से मुराद क्या है? मैरीटाइम। ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। ये मैं आपको इधर लिख पाऊंगा कि व्हाट इज बेल्ट एंड व्हाट इज रोड। बेल्ट में कितने फिर बेल्ट आते हैं, रोड में फिर कितने रोड आते हैं। ठीक है, अब BRI अपने आप में एक मल्टी, यूँ समझ लें कि बिलियन, आई वुड से इट्स $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट। चाइनीज खुद ने भी अब, यानी कि चाइनीज जो गवर्नमेंट है उसने खुद भी BRI की वेबसाइट पे कभी ये नहीं बताया कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, लेकिन ये अज्यूम किया जा रहा है कि इसकी जो वैल्यू इट इज इन द ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। बेल्ट एंड रोड, यस, $8 ट्रिलियन, यानी कि दिस इज हाइपोथेटिकल, लेकिन एग्जैक्टली अभी उसके बारे में नहीं बताया जा रहा कि कहीं इसकी वैल्यू को क्वांटिफाई ना किया जाए। पूरी वर्ल्ड को बताया जा रहा है कि नहीं, दिस इज गोइंग टू बी अ मैसिव प्रोजेक्ट। ठीक है, एक नई वोकैबुलरी में से बयान किया जा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पीछे, या ये जो ओबोर है, हम इसे BRI कहेंगे, इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है और वो कॉन्सेप्ट आपने समझना होगा कि इसकी शुरुआत पहले भी हुई थी। ये जो चीन आपको अभी नज़र आ रहा है, अगर इसे आप 206 बिफोर क्रिस्ट 206 BC में देख लें तो चीन में एक डायनेस्टी का इमर्जेंस होता है जिसे कहा जाता है हैन डायनेस्टी, HAN ना कि HEN। ठीक है, हैन डायनेस्टी। वहाँ से फिर ये चीन की जो है ना ज़्यादातर पॉपुलेशन भी एक्सप्लोर हुई है। 90% पॉपुलेशन जो चीन में अब भी है वो उस हैन डायनेस्टी से बिलोंग करती है। इसीलिए चाइना को कहा जाता है कि इट इज़ नॉट अ कंट्री बट इट इज़ अ सिविलाइजेशन, यानी कि एक ही सिविलाइजेशन, एक ही वैल्यूज और एक ही तरह के पॉपुलेशन वहाँ पे मौजूद है। ये क्लियर है पहला आइडिया? तो हम शुरू कर रहे हैं कि 206 में जब हैन डायनेस्टी यहाँ पे जैसे इमर्ज करना शुरू हो गई तो उसने बेसिकली वाइडर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए दो तरह के रूट्स बनाए। एक उसने यहाँ से कनेक्ट कर लिया, ये जो सेंट्रल एशियन रीजन से, ये इधर मंगोल सब नहीं थे तब ये बॉर्डर इस तरह से नहीं था, तो इस वर्ल्ड को कनेक्ट करने की बात की, इसको कनेक्ट करने की बात की, और ये जो बाकी दीगर वर्ल्ड है उसके लिए यहाँ से एक समंदरी रास्ता बनाने की कोशिश की। और इसके थ्रू ट्रेड किस चीज़ का होता था? ये जो आपको वर्ड नजर आ रहा है क्या है? सिल्क। चूंकि यहाँ पे ये सिल्क का जो ट्रेड था वो होता था और चाइना में इसकी मैसिव लेवल पे प्रोडक्शन होती थी, तो फिर इसका नाम मशहूर हो गया कि अच्छा किस रूट से? उस रूट से जो कि जिस रूट से सिल्क की एक्सपोर्ट होती है, तो वहां से इसका नाम पड़ा सिल्क रूट। पहला क्लियर हो गया? कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्लियर हो, बाकी ये फिर आसान है नीचे समझना, वो आर्गुमेंटेटिव है, मैं चंद मिनटों में आपको समझा लूंगा। तो यहाँ से शुरुआत हुई 206 BC में और ये वक्त के साथ बड़ा पॉपुलर हो गया कि इसने यूरोप को,
इसने अफ्रीका को और पूरे एशिया को, यानी 3 मेजर कॉन्टिनेंट्स को उसने कनेक्ट कर लिया, और इसे कहा गया मेगा इंटरकॉन्टिनेंटल रूट, जो कि ना सिर्फ वया लैंड है, वया सी भी है, जो कि उस वक्त के हालात के मुताबिक एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। अब आपने तो नोट किया कि यूरोप ने तो इस पूरे रीजन को एक्सप्लोर किया है 1492, 1492 या 1498। उससे पहले चाइना इस रीजन में इस सारे रीजन को एक्सप्लोर कर चुका है, जिसे हम हैन डायनेस्टी वाला चाइना कहते हैं। अब ओवर द कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ है कि चाइना में बड़ी तब्दीलियां आई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में सबसे बड़ी तब्दीली वक्त के साथ ये आई कि चाइना इंटरनल टर्मोइल का शिकार हो गया, और जो एरा ऑफ मिडिल एजेस हम जिसे कहते हैं 600 to 1000, उसमें चाइना का जो इन्फ्लुएंस था ग्लोबल अरीना में कर्टेल हो गया, अरब डोमिनेंस इस रीजन में आना शुरू हो गई। तो चाइना वाज अगेन लोकलाइज्ड इट्स इंटरनल बॉर्डर्स। तो सिल्क रूट का जो बड़ा तस्वर था वो एक रिट्रीट की सूरत हाल अख्तियार गया, वो पीछे चला गया। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वो इररिलेवेंट होता गया। फिर चाइना के ऊपर मंगोल्स ने हमले करना शुरू कर लिए थे माजी में। आपने दीवार चीन का सुना है? ये किन के हमलों की वजह से बनाई गई थी? मंगोल के हमलों की वजह से बनाई गई थी, और इन्होंने बड़ी तबाही कर ली। अगेन चाइना बिकेम इंटरनली एन स्क्वीज्ड कंट्री, के बहुत ही सुकड़ा हुआ मुल्क बन गया। फिर 14 and 1600 ईस्वी में अमेरिका के अलावा जो दीगर यूरोपियन ममालिक आपको नज़र आते हैं, लेट्स से यूके है, फ्रांस है, इवन रशिया है, इन्होंने इस रीजन को कॉलोनाइज करना शुरू कर लिया। और चाइना के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ डिवाइडेड वाटरमेलन। वाटरमेलन खाया है किसी ने? तो सब इंपीरियल पावर्स की कोशिश ये थी कि हम, चाइना इतनी बड़ी टेरिटरी है, कुछ हिस्सा हम उसका काट लें, वहां से हम रिसोर्सेज ले लें। तो चाइना की जो यूनिटी थी वो तबाह हो गई। अगेन वो जो आइडिया सिल्क रूट, जिसे हम बेल्ट एंड रोड कहते हैं मौजूदा हालात में, वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे आ गए। 1910 में जापान ने कोरिया के ऊपर हमला किया, 31 में चाइना के ऊपर हमला कर लिया। अगेन इस रीजन को जापान ने कॉलोनाइज कर लिया। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बनती है, कॉमरेड माओ एक पार्टी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन, जो कि 1949 में चीन में एक इनकलाब लेके आती है, जिसका नाम क्या है? कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, दैट ट्रांसलेट्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इनटू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम कहते हैं PRC। और ये जो मौजूद आपको रेड चाइना नजर आता है, ये 1949 में बना था। जिस दिन ये चाइना बना तो उस दिन माओ ने तकरीर में, पहली जो इनकलाबी तकरीर थी, उसमें कहा कि चाइनीज नेशन हैज स्टूड। ये उसकी तकरीर के पहले अल्फाज थे, और उसका बुनियादी एसेंस ये था कि अब चाइना जो उसका हिस्टोरिकल पास्ट है, जो उसकी हिस्टोरिकल रेलेवेंस है इंटरनेशनल अफेयर्स में, जो बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल चाइना दुनिया में प्ले कर सकता है, अब कौम उसके लिए तैयार हो गई है। और जैसे ही वो कौम तैयार हो गई है तो चाइना ने इम्प्लिसिटली एज वेल एज एक्सप्लिसिटली दोनों कोशिशें करना शुरू कर ली कि ये जो रूट है उसे रिवाइव किया जाए। ये समझ आ गया कॉन्टेक्स्ट? मैं अब इसे समराइज कर लूँ। हैन डायनेस्टी में शुरुआत हुई, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब क्रूसेड्स वाली एरा आ गई तो ये ट्रेड रूट वीक हो गया, क्योंकि ईस्ट वेस्ट राइवलरी की वजह से ट्रेड बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गया। उसके बाद कॉलोनाइजेशन की वजह से चाइना इंटरनल टर्मोइल का शिकार हो गया। अगेन द प्रोग्रेस वाज ट्रांसलेटेड इनटू, प्रोग्रेस का ऑपोजिट क्या होगा? रिग्रेशन। प्रोग्रेशन होती है, एक रिग्रेशन होती है, रिग्रेशन में चला गया। 1949 में चाइना दोबारा से इमर्ज हुआ एज ए यूनिफाइड नेशन, और फिर चाइना के इस पास्ट को रिवाइव करने की बातें शुरू हो गई। और उन रिवाइवल में से एक बात ये थी कि हमने इस रूट को रिवाइव करना है। अब इसके लिए सबसे पहले कोशिशें की गई कि हम कोई पाकिस्तान के थ्रू कराक्रम हाईवे डेवलप कर लें, इधर इस रीजन को पहुंचने की कोशिश करें। कोल्ड वार में रशिया के साथ और इस रीजन के साथ अलाइनमेंट की बातें हो गई, लेकिन ये ज़्यादा मैसिव लेवल पे मटीरियलाइज नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड वार में बहुत बड़ा एक मसला क्या था कि देयर वाज एन आइडियोलॉजिकल बैटल। फोकस ये था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ना विन कर जाए, फोकस ये था कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी ना विन करके जाए। इस वजह से ये जो ब्रॉडर मेगा प्रोजेक्ट थे ये पसे पर्दा रहे, यानी कि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट डोमिनेटेड द जियो इकोनॉमिक ओवरच्योर्स ऑफ चाइना।
लेकिन 1991 के बाद दुनिया चेंज होती है। 2008 ऑनवर्ड चाइना अब इस पोजीशन में होता है कि वो दुनिया के अफेयर्स में अपना रोल प्ले कर सके। 2013 में चाइना BRI का इनिशिएटिव अनाउंस कर देता है। हिस्ट्री समझ आ गई? अब हमने क्या पढ़ा है अभी बैकग्राउंड में कि पहले के एंशिएंट सिल्क रूट हुआ करता था जिसे हम 206 से पकड़ा। फिर हमने देखा कि उसका रिवाइवल कैसे हुआ, जिसमें हमने 1949 से लेके 2019 तक का एक क्रक्स हमने बात कर ली। अब यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो वो पूछ सकता है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट होता है, थोड़ा सा 4-8 लाइनों का हेडिंग सब पता होना चाहिए। अब हम अगला सवाल पढ़ लेते हैं इसी से कि 2013 में जब चाइना ने अनाउंस किया कि हम BRI बनाना चाहते हैं, तो चाइना ऐसा क्या करना चाह रहा है BRI बना के, यानी कि व्हाट इज चाइनाज एंड गेम इन मेकिंग BRI। मसलन ये यूं भी हो सकता है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ BRI या क्रिटिकली इवैल्यूएट विजन ऑफ BRI। अब क्रिटिकली इवैल्यूएट इसके ऊपर सवाल आता है, इस पॉइंट के ऊपर 4.1 के ऊपर, और उससे ये 6 पॉइंट निकली हैं कि चाइना की विजन क्या है, जियोपॉलिटिकल विजन क्या है, जियो स्ट्रेटेजिक विजन क्या है, जियो इकोनॉमिक विजन क्या है। और जियो स्ट्रेटेजिक के ऊपर 2 मरतबा सवाल भी आ चुका है। अब समझ आ रहा है कि ये 2013 की डिबेट में जब आप इससे लोकेट करेंगे तभी आप इस पोजीशन में होंगे कि आप उसे एडिक्वेटली आंसर कर लें। अच्छा, इसमें मैं पहले क्लास का ओपिनियन लूंगा, फिर आगे मैं बात बढ़ाऊंगा। व्हाट इज चाइना वांट टू बिल्ड BRI? तौसीफ आपका क्या ख्याल है? फिर इसमें बेसिकली ये जो है ना एक पॉलिटिकली जो एशिया है उस पर वो डोमिनेंसी वहाँ पर नहीं रखना चाहता है। गुड। और सेकेंडली सर इकोनॉमिक वो है फैक्टर है, क्योंकि ये जो BRI है तकरीबन 3 कंटिनेंट में इसकी वो जो है ना फ्यूचर इसकी प्लानिंग है। ओके, कंटिन्यू। इकोनॉमिक मतलब एक हेजमनी कायम करना चाहता है इन पैरेलल विद द US। वेरी गुड। सैयद आरिफ, यू वांट टू से समथिंग? सर जो ये वो अपने एनर्जी सेक्टर को सिक्योर करना चाहता था, और जो उसका रूट है पहले बड़ा होता था 15 डेज के लिए, तो अभी उसको मतलब 3-4 दिन लगेंगे, तो इसके लिए वो ट्रेड करना शुरू करना चाहता है। ओके, यानी कि ट्रेड बेसिकली इंटीग्रेशन की बात हो रही है, कनेक्टिविटी की बात हो रही है। बिलाल कुरैशी साहब। I believe that BRI is itself a very big initiative from China in order to create a hegemon in the Asian state. As you have rightly said in the previous lecture, that China has said that it has a mono doctrine of Asia for Asian. So it is rightly here, and it is gradually making its position into the Asia Okay. by spreading BRI. यासीन। जो उसका पहले सर सिलिकॉन का जो इनिशिएटिव था वो बहाल करना चाहता है, जैसे कि सर करंट सीनियर में चल रहा है कि अमेरिका के साथ USA के साथ जो इकोनॉमिक वार चल रही है उसको नज़र में रखते हुए कहीं ना कहीं ये भी इन्फ्लुएंस रहा है एशिया कॉन्टिनेंट में, इसमें अपनी ग्रिप कर उसके ऊपर, जैसे कि वो इंडिया को देख रहा है, वो USA का साथ ले रहा है। अब्दुर्रहीम मिथलो नहीं? ओके, उसके बाद सलीम अक्सी साहब। सर ये पुराने अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहता है इस रोड से। वेरी गुड, ठीक है। जो सोक्रेटिस के रोड से जो BRI सिल्क रोड बना उनको इम्प्रूव करना चाहता है। तारिक। सर मतलब इनकी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं अपनी, और ये है कि मतलब इकोनॉमिक डोमिनेंस जैसे वर्ल्ड में क्रिएट हो जाए और इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। खोसा लोगों के लिए क्या कर रहा है चाइना इससे? एक तो चाइना जो अपना सी रूट से जो ट्रेड है उसको जो है सेव करना चाहता है, और दूसरी बात ये कि जो टाइम ज़्यादा ले रहा है सी रूट के थ्रू, तो उसी वजह से इनिशिएटिव स्टार्ट किया। ओके, ये तो ये होगा कि पहली बात ये है, दूसरी बात ये है कि जो हमने पहले ही कर ली। अच्छा, इसके पीछे हम पहले देखें आप अभी भी लेवल्स ऑफ एनालिसिस नहीं करते, वरना ही आपके बड़े आर्गूमेंट्स हो जाने थे डॉक्टर साहब। बस अभी मैं ही इंजेक्शन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट डज चाइना वांट टू बिल्ड IR? इसके पीछे मल्टीपल रीजन हैं। पहला देखें इंटरनल रीजन। ये पहले आपने समझना है, फिर आप लिख लेंगे। ये चाइना आपको नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं ईस्ट चाइना, इसे हम कहते हैं वेस्ट चाइना, ठीक है।
चाइना ये जो डेवलप्ड है, ये सारा ये इसका ईस्टर्न पोर्शन जो है ये डेवलप्ड है, ये वेस्टर्न पोर्शन है ना, इधर उसकी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। जैसे आपको जिनजियांग कन्फ्लिक्ट नज़र आएगा, ये उसका डिजर्टेड रीजन आपको नज़र आएगा। तो चाइना की पहले तो इंटरनल मोटिवेशन है BRI बनाने के लिए कि हम ऐसा काम करें कि ये जो वास्ट हमारे रीजन्स खाली पड़े हैं, यहाँ इधर अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं जिनको बैरून ममालिक की सपोर्ट हासिल है, इनको हम डेवलप कर लें। ये सारा इलाका अब इंडस्ट्रियल जोन बन चुका है। अब चाइना यहाँ से एक तो इंडस्ट्री शिफ्ट करना चाहता है इन रीजन्स में, डिजर्टेड रीजन्स में इधर, ताकि यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो, चाइना की जो ग्रोथ है वो भी एक्सेलरेट हो, यहाँ पे जॉब मार्केट की हो, तो इंटरनल जो चाइना की यूनिटी को थ्रेट्स हैं पहले तो वो एड्रेस हो जाए। फिर ये होगा कि अगर ये कनेक्टेड हो जाएंगे वाइडर वर्ल्ड से, तो यहाँ पे वैसे भी लोगों की असल सिक्योरिटी जो कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो जाएगी। और इसके लिए चाइना यहाँ पे सेंट्रल एशिया के साथ कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, यहाँ से पाकिस्तान के साथ कॉरिडोर बिल्ड कर रहा है, और यहाँ से रशिया के साथ कॉरिडोर बिल्ड कर रहा है। यानी इस रीजन को एपिसेंटर बना रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम यहाँ पे टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को हल कर सकें। व्हाट इज चाइना वांट का पहला आर्गुमेंट क्लियर है, इंटरनल रीजंस, ये लिखें फुल फ्रेजिंग, टू एड्रेस threefold threats in western region. To address threefold challenges in western region. और वो कौन से थ्रेट्स हैं लिखें, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म। ये क्लियर हो गया? एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म। सेकंड है चाइना का इकोनॉमिक इसके पीछे पहलू, यानी कि इकोनॉमिक रीजन है। इकोनॉमिक रीजन क्या है अभी आपने सुनना है, ठीक है। इकोनॉमिक रीजन पहला ये है कि हमने इस पूरे एशिया रीजन की जो रीजनल कनेक्टिविटी है या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो अचीव करनी है। दूसरा, अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे स्लो डाउन होने से बचाना है, और हमारे पास जो मैसिव लेवल पे प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड कमोडिटीज़ की, उसको हमने पूरी दुनिया में जो है एक्सपोर्ट करना है। और नई मार्केट्स कैसे ढूंढी जाएंगी, जब हम उन नई मार्केट्स का रास्ता चाइना के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारे लिए वो प्रोडक्ट्स दीगर दुनिया में भेजना भी आसान हो जाएंगी। तो जो जियो इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट है चाइना का वो ये है कि डोमेस्टिकली चाइना की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है और उससे जो ओवर प्रोडक्शन हो रही है उसको हम कहाँ पे कैटर करें। यकीनन हमें नए मार्केट्स चाहिए, और वो नए मार्केट्स कैसे ढूंढे जा सकते हैं, जब वहाँ पे हम रेलवे, रोड और मैरीटाइम नेटवर्क, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क इस्टेब्लिश करें। एक इकोनॉमिक विजन ये। फिर उसके बाद एक पॉलिटिकल विजन क्या है कि इस रीजन में चाइना चाइनीज सेंचुरी के आइडिया को प्रोमोट कर सके, जिसे हम कहते हैं एशिया फॉर एशियंस, या आने वाले दिनों में एशियन सेंचुरी दैट विल बी डोमिनेटेड बाय चाइना, उसको सपोर्ट कर सके। फिर हम स्ट्रेटेजिक एंगल से देखें तो चाइना को इस रीजन में 3 तरह के थ्रेट्स हैं, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, उनको चैलेंज करना, ये छोटी लेवल पे थ्रेट्स हैं। फिर उसे रीजनल लेवल पे थ्रेट्स क्या हैं कि यहाँ पे क्वाड जैसे इत्तेहाद बने हुए हैं, यहाँ से इंडो यूएस 2+2 डायलॉग जैसे इत्तेहाद बने हुए हैं, यहाँ पे जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं जो कि चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को चैलेंज करने की कोशिश कर रही हैं। तो चाइना की कोशिश ये है कि इतने बड़े अलायंस को हम एक ही तरीके से रोक सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं, विच इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कि हम इन रीजन के ममालिक को ही अपने साथ मिला लें। एंड पॉइंट ये है कि वी मस्ट फैसिलिटेट अमेरिकन एक्सिट फ्रॉम ईस्ट एशिया। सेकंड, मटेरियलाइज इट्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी
to challenge American dominance in Pacific Ocean as well as in Indian Ocean. थर्ड कि अफ्रीका में आने वाले दिनों में जो फाइनल बैटल है इकॉनमी की वो लड़ी जा रही है, इसके लिए हमारी इस पूरे रीजन में मैसिव प्रेजेंस होनी चाहिए। तो चाइना की आपको एक गवादर में प्रेजेंस मिल रही है, यहाँ पे जिबूती में प्रेजेंस मिल रही है, और इन ममालिक में जो अफ्रीकन यूनियन की इवन जो बिल्डिंग है वो तक चाइना ने बना के दी है। तो स्ट्रेटेजिक विजन सादा अल्फाज में ये है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिर इसे आप कहेंगे कि नया रीजनलिज्म प्रोमोट करना चाहता है चाइना, कि यूरोप में रीजनलिज्म यूरोपियन यूनियन की फॉर्म में प्रोमोट हो चुका है, इस वजह से यूरोप में कोई बड़ा मसला है ही नहीं। तो चाइना का कहना यह है कि एशियन रीजनलिज्म प्रोमोट होगा जब पूरा एशिया इकट्ठे तरक्की करेगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में जो रीजनल पावर पॉलिटिक्स है उसमें यूरोप ने बहुत अरसा अब रूल कर लिया है। अगर हम एशिया को देखें तो आबादी यहाँ पे ज़्यादा, गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ इमर्जिंग, यानी कि ये रीजन अपने आप में बड़ा पोटेंशियल वाला रीजन है। हम इतने दो बड़े समंदर ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। why we are not in a position to challenge the European dominance in global affairs? तो आने वाले दिनों में एशियन रीजनलिज्म के आइडिया को भी प्रमोट करना है। फिर आप इंटरनेशनल पे चले जाएंगे तो आपका आर्ग्यूमेंट कि आने वाले दिनों में अमेरिकन जो कह रहे हैं कि देयर विल बी अ थ्यूसिडिटीज ट्रैप विद चाइना, यानी कि चाइना के साथ हमारी लड़ाई होगी। तो चाइना की कोशिश ये है क्रिएट एन अल्टरनेटिव इंटरनेशनल ऑर्डर और फाइंड मोर स्पेस इन एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्डर। चाइना कभी भी ये नहीं कहता कि हम यूएन को नहीं मानते, वो तो कहता है कि अगर अमेरिका रोल प्ले नहीं करेगा तो हम करेंगे। तो चाइना की पहली कोशिश ये है कि एग्जिस्टिंग जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें चाइना ज़्यादा रोल प्ले करे और चाइना की ज़्यादा से हो। एट द सेम टाइम चाइना ये कहता है कि अगर अमेरिका इस ऑर्डर को रिफॉर्म करने में चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है, वी विल ऑल टुगेदर क्रिएट एन अल्टरनेटिव इंटरनेशनल ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ एससीओ, इन द फॉर्म ऑफ एशिया डेवलपमेंट बैंक, इन द फॉर्म ऑफ एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड सो ऑन। इस वजह से अमेरिकन कहते हैं कि भाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज चाइनीज वर्जन ऑफ मार्शल प्लान। समझ आ गया? ये क्लियर हो रहा है? देखें, इन दो टॉपिक से ऊपर ना बहुत कॉम्प्लेक्स डिबेट है कि यार इसमें क्या पढ़ा जाए। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन व्हाट यू शुड स्टडी, और वो ये कि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको आपने डिटेल में पढ़ लेना। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ लेते हैं कि यार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या, इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। लिख लें इसके प्रोजेक्ट। एक है यानी कि व्हाट, ये हमारी 4.2 की अब गुफ्तगू चल रही है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बेल्ट एंड व्हाट इज रोड। पहले लिख लें 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड, MSR। ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। इसे आप कहेंगे इट इज द स्ट्रिंग ऑफ मल्टीपल पोर्ट्स, स्ट्रिंग ऑफ मल्टीपल सी पोर्ट्स, focusing an exclusive maritime route. Exclusive maritime route. ये आप सब लोगों को वियतनाम नजर आ रहा है येलो कलर से? यहाँ से ये शुरू हो रहा है मैरीटाइम रूट। ये यहाँ से शुरू होकर इसकी पहली डेस्टिनेशन क्या है? ये ज़ूनजॉन्स, इसकी स्पेलिंग में फिर बोर्ड पे लिख लेता हूँ। आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये रीजन वियतनाम के साथ लाई करता है। यहाँ से मैरीटाइम रूट शुरू हो रहा है, यहाँ से क्रॉस करके ये साउथ चाइना सी में अगली इसकी डेस्टिनेशन है। अब आपको पता चल रहा है कि वाई चाइना इज ट्राइंग टू डोमिनेट साउथ चाइना सी बिकॉज इट इज मेजर बिकॉज ऑफ इट्स मेजर रोल इन एक्चुअली translating BRI into reality,
यहाँ से होता हुआ फिर इन स्ट्रेट से गुजरेगा। स्ट्रेट्स यहाँ पे आपको आएंगे, मलाका और स्ट्रेट दूसरी, और यहाँ से निकल के ये जो इंडिया के 2 आइलैंड्स हैं इनसे गुजर रहा है। इसलिए यहाँ पे एक तरफ इंडिया के हैं अंडमान एंड निकोलस बार आइलैंड्स, चाइना ने यहाँ पे हम्बनटोटा श्रीलंका का सी पोर्ट हासिल कर लिया। एट द सेम टाइम यानी कि आप कह सकते हैं कि साउथ चाइना सी के बाद ये डिफरेंट मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट से गुजरता हुआ बे ऑफ बंगाल से गुजरता है, और फिर ये अरेबियन सी एंड फाइनली रेड सी एंड मेडिटेरियन सी तक आगे जाता है। इसे अगर आप ज़्यादा दूर नहीं भी लेके जाएं तो ये फिर बाल्टिक स्टेट्स जो हैं वहाँ तक पूरा होता है। ये पूरे का पूरा रीजन ये क्या कहलाएगा, मैरीटाइम सिल्क रूट, जो कि एक समंदरी रास्ता है। सेकंड है, दूसरा आप लिख लें, सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट। सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट, इसमें हैं 6 कॉरिडोर्स, यानी कि लिखेंगे इट कंप्राइजेस 6 कॉरिडोर्स। पहला चाइना, मंगोलिया, रशिया, इकोनॉमिक कॉरिडोर। सेकंड, न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, यूरेशियन लैंड ब्रिज। न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज। थर्ड, चाइना सेंट्रल एशिया, चाइना सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। नेक्स्ट, चौथा कॉरिडोर, चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर। नेक्स्ट, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। आखिरी कौन सा है, सीपैक। जो नॉर्थ अफ्रीका वाला कॉरिडोर है वो कहाँ है? अफ्रीका का कॉरिडोर नहीं, अफ्रीका के साथ जो लगता है वो मैरीटाइम बेल्ट है। यस, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड, ये जो लैंड बेस्ड रूट है वो कनेक्टिविटी नहीं है। अगर वो की जाए तो वो बड़ी नुकसानकार हो सकती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से कैसे मुमकिन है कि या तो आप सेंट्रल एशिया में जाएं, फिर ईरान में, अब आप ईरान इराक इस रीजन में आए तो ये पहले इंस्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे जाने का फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये कि आप यहाँ पे आ जाएं, गवादर पे रुकें, यहाँ से मैरीटाइम डोमेन के साथ इधर भी कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे, वरना जिबूती में चाइना पहले ही मौजूद है तो अफ्रीका के साथ कनेक्ट है। ठीक हो गया, यानी कि आर्गुमेंट ये होगा कि यहाँ से अफ्रीका, यहाँ से पाकिस्तान, फिर चाइना। दूसरा ये कि ये फिर यहाँ से होके एग्जैक्टली यहाँ। ठीक है, ये हेडिंग क्लियर हो गई है 4 सबको। फिर 5वीं है फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, कहाँ से ये इसके पैसे आ रहे हैं, वो सोर्सेज लिख लें। एशियन डेवलपमेंट बैंक, नंबर 2 एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। तीसरी
ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, एंड फाइनली लिखें सिल्क रोड फंड। जब 2013 में चाइना ने ये अनाउंस किया तो उसकी कुल कीमत थी $160 बिलियन, जिसे आप चाइनीज करेंसी, उसे चाइनीज करेंसी को क्या कहते हैं, युआन, उसमें कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगी 1 ट्रिलियन युआन। तो जो तौसीफ हमें फिगर बता रहे हैं $8 ट्रिलियन की, वो बुनियादी तौर पर डॉलर नहीं, वो युआन है, ठीक है। शुरू में ये मतलब इसे आप कन्वर्ट करें तो $160 इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन युआन। तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम फिर इसकी जो कीमत है वो एक्सपैंड हो गई है। जैसे जब सीपेक शुरू में 2014 में बातें हो रही थी तब ये कोई 36 से 38 बिलियन डॉलर का था। 2015 में जब अनाउंस हुआ तो ये 45 बिलियन डॉलर का था, फिर अभी 61 बिलियन डॉलर का है। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि जैसे जैसे ये चीज़ें एक्सपैंड हो रही हैं, चाइना स्लोली बट ग्रेजुअली एंड श्योरली रिवील्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। रहीम क्लियर हो गया? कितने बड़े पैसे हैं, परेशान हो गए हो? ओके क्लियर है? ओके अब आते हैं सिंपल अल्फाज में, व्हाट इज चाइनीज विजन बिहाइंड ओगो। तो अब हम पहले कौन सा सवाल कर लें, जियोपॉलिटिकल कर लें या जियो स्ट्रेटेजिक, या तीनों कर लें? तीनों कर लें। बासित कौन सा कर लें पहला? जियो स्ट्रेटेजिक से शुरू कर लें। चलें फिर जियो स्ट्रेटेजिक कर लें, बासित की बात मानते हैं। जियो स्ट्रेटेजी में पहली बार लिखें शुरू करें। राइज ऑफ चाइना इन एशिया पैसिफिक। Second, facilitate American withdrawal from this region. Facilitate American withdrawal from Asia Pacific region. Number 3, dominate SLOCs. SLOCs. SLOC का फुल फॉर्म भी बासित से पूछते हैं। बासित व्हाट इज इट? सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आपने बिलाल को इसकी चाय पिला दी। ओके, बिलाल वाज राइट। अगला लिखें एशिया फॉर एशियंस। नेक्स्ट, एक्सटेंडेड नेवल आउटरीच and consolidate string of pearls strategy. Consolidate string of pearls strategy. Next लिख लें expand Chinese foothold in the Middle East. Expand Chinese foothold in the Middle East. उसकी एक मिसाल लिख लें। China proposed to sign $410 billion project with ईरान। सीपे कितने का है? जस्ट 61। ईरान के साथ चाइना कितना साइन करने जा रहा है? 410। ठीक है, अगली विजन क्या है?
Sino-Russian strategic convergence. Sino-Russian strategic convergence. To mark transition in world order. Double dot. Unipolar to tripolar and multipolar. Transition from unipolar to tripolar or multipolar world order. नेक्स्ट लिख लें पैक्स सैनिका. Can you spell it Seneca? SINICA. साइनो से निकला हुआ है सैनिका. यस. फिर लिख लें न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी इन एशिया. फिर लिख लें एड्रेस 3 क्रॉनिक थ्रेट्स इन द रीजन. और वो कौन से हैं? टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म. 3 क्रॉनिक इश्यूज इन द रीजन. ये मैं पेपर दे के आया था, फिर मैंने हेडिंग्स लिखी थी जो 2019 में था. ये फिर मेरे पास अभी हैं हैंडआउट्स में. कितनी 10 हेडिंग्स हो गई? काफ़ी है. अभी समझ आ गया कि इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें चाइना चीज़ के पीछे क्या विजन है. इसे आप 1 मिनट देख लें, जो बात नहीं आए समझ में वो पूछ लें. इसके ऊपर अभी भी मैं और भी आपको लिखवा सकता हूँ, लेकिन ये 10 काफ़ी है. उसके बाद लिखें जियो इकोनॉमिक विजन. तो इसमें जो पैक्स सैनिक का इसके बारे में जी पैक्स सैनिक का जो पैक्स सैनिका का यही मतलब है कि आने वाले दिनों में चाइना की कोशिश ये है कि चाइनीज़ रीजनल ऑर्डर हो जो कि ट्रांसेंड करे चाइनीज़ इंटरनेशनल ऑर्डर में. यानी कि पहले चाइना की फोकस ये है कि मैं ईस्ट एशियन रीजन में हेजमॉन बन जाऊं. फिर ये है कि मैं ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया इनमें डोमिनेंट हो जाऊं. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में पूरे चाइना में डोमिनेंट हो जाऊं. एंड फाइनली कहाँ पे डोमिनेंट हो जाऊं? पूरी दुनिया. जियो इकोनॉमिक के ऊपर आप 1 मिनट सोचें, फिर मैं लिखवाता हूँ आपको. लिखें जियो इकोनॉमिक में पहली बात क्या कहेंगे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विथ ईस्ट एशियन नेशंस. बल्कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लिख लें, बाकी उसमें सारे रीजन्स लिख लें. ट्रांस कॉन्टिनेंटल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये होगा आपका आर्गुमेंट. ट्रांस कॉन्टिनेंटल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. इसे आप एक्सपैंड करेंगे 3 लेवल्स में: ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, एग्जैक्टली कार्स एंड यूरोप. ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ये तो हो गए एशिया. एशिया पैसिफिक. एक आपका आर्ग्यूमेंट होगा यूरोप पैसिफिक, और एक आपका आर्ग्यूमेंट हो गया अफ्रीका पैसिफिक. सही हो गया. पहला इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का आर्ग्यूमेंट. सेकंड ये है कि एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स फॉर चाइनीज गुड्स एंड कमोडिटीज. एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स फॉर चाइनीज गुड्स एंड कमोडिटीज.
नेक्स्ट लिख लें इकोनॉमिक में, एफर्ट्स फॉर मेकिंग ऑफ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर। इन एशिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, बिल्डिंग अफ्रीका बियॉन्ड कॉलोनियल लैंड्स। बिल्डिंग अफ्रीका बियॉन्ड कॉलोनियल लैंड्स। अफ्रीका को माजी में जितने भी ममालिक ने किया है कॉलोनाइज किया है। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने फुट स्केल रखकर उसकी बाउंड्रीज बनाई थी। अभी भी आपको इसकी इसी तरह से बाउंड्रीज नजर आएंगी। चाइना वहां पे कहना ये चाह रहा है कि वी आर नॉट हियर टू कॉलोनाइज यू, वी आर हियर टू कोऑपरेट विथ यू एंड एज पर योर विशेस। ठीक है, ये हो गई क्लियर बात। उसके बाद आप अगली लिखेंगे कि फाइंड स्पेस इन श्रिंकिंग ट्रांसअटलांटिक अलायंस। फाइंडिंग इकोनॉमिक स्पेस in shrinking transatlantic alliance। नेक्स्ट लिख लें, support countries that are either facing economic sanctions of USA, that are either facing economic sanctions of USA or SAPs of IMF and World Bank, SAPs of Bretton Woods institutions। बात ठीक है ये हेडिंग्स? ठीक है, SAPs of Bretton Woods institutions। आप नोट कर रहे हैं कि हम किस तरह से अप्रोच लेके जा रहे हैं। हम जहन में रख रहे हैं कि इंटरनल, एक्सटर्नल, रीजनल, इंटरनेशनल, हम आर्गुमेंट सिर्फ फॉर्मुलेट करें उस एंगल से। आखिरी आप बात लिख लें, डेवलप एंड सिक्योर, इसी में इकोनॉमिक में, डेवलप एंड सिक्योर वेस्टर्न रीजन ऑफ चाइना। डेवलप एंड सिक्योर वेस्टर्न रीजन ऑफ चाइना। आ गई भाई समझ में ये? अब आ जाते हैं जियोपॉलिटिकल विजन के ऊपर। सर लैटिन अमेरिकन में इनकी प्रेजेंस नहीं है यार, वेनेजुएला में सिर्फ है लेकिन वो सिंबॉलिक है। फॉर एग्जांपल अमेरिका इसकी गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहता है जो शावेज का सक्सेसर है, तो रशिया एंड चाइना आर जस्ट सपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट। बाकी लैटिन अमेरिका तक एज सच ब्रॉडली एक्सपैंड नहीं किया चाइना। ठीक है, क्योंकि वो फिर अमेरिका को एंटागोनाइज करना होगा और पहले ही बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात भाई? यहाँ तक जियोपॉलिटिकल में लिखें, विजन ऑफ न्यू बैलेंस ऑफ पावर। Next, regional stability, address threats to regional stability. Address threats to regional stability। और वो कौन से थ्रेट्स हैं? 3 लिखें। इंडो पाक, साइनो इंडियन, and US presence in Afghanistan and adjoining region। इंडो पाक हो गया, साइनो इंडियन हो गया, और फिर ये हो गया कि अमेरिकन प्रेजेंस इन अफगानिस्तान एंड एडजॉइनिंग रीजन।
नेक्स्ट लिखें, विजन ऑफ पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। promotion of Chinese dream। फिर लिख लें political unification of China, which means one China policy। political unification of China, which means one China policy। अब समझ आ गए आपको समाधान? ये अप्रोच है, बाकी देखें फैक्ट्स हैं वो मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा ना, आप ढूंढ लेंगे। ये क्या आपके ना थॉट्स को हमने एक जगह पे पहुंचा दिया है कि आपने इन पैराडाइम पे थोड़ा सा स्टडी कर लेना, और ये सवालात हैं, इससे हट के ऐसे सवालात इसमें नहीं आए अभी तक, ठीक है। तो जियो स्ट्रेटेजिक पे आ चुका है, तो ये हमने एडिशन कर लिए कि ये पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं। यहाँ इन अब आप नोट करें तो पहले में हमने लिखी 10 हेडिंग, दूसरे में लेट्स हमने कितने लिखे हैं 7, इसमें फिर हमने कितनी है 6 5, ठीक है। तो ये कोई हमारी 22 हेडिंग्स बन जाती है। तो अगर आपके पास चले जियो इकोनॉमिक के 6 हैं, बाकी अगर दीगर ही लिख लिए ना तो भी ये एक्सेप्टेबल होंगे। इनकी फ्रेजिंग आप देखेंगे कि यूनिक होगी। सेकंड, इनकी रेलेवेंस बड़ी है, ये हर रीजन को कवर कर रहे हैं, चाहे चीन को डोमेस्टिकली कवर कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे कवर कर रहे हैं चीज़ों को। आपने इस तरह की एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जाना होता है। अब ये विजन है, इसे मैंने अभी कैटर किया आर्गुमेंट फॉर्म में, ये दूसरे तरीके से भी कवर हो सकती है, और वो ये है कि आप कॉरिडोर वाइज चले जाएं कि मसलन BRI के पीछे स्ट्रेटेजिक विजन क्या है, मसलन CPEC के थ्रू चाइना क्या स्ट्रेटेजिकली अचीव करेगा। हर कॉरिडोर की एक एक अगर बात आप कर लें तो भी आपके 12 आर्गुमेंट्स हो जाएंगे। समझ आ गया ये सवाल? तो अगर आप इसे दोनों तरीकों से देखें तो आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ ये देखना है कि दोनों अप्रोचेस होती हैं। एक ज्योग्राफिकल अप्रोच होती है जिसमें आप हर रीजन वाइज आ रहे थे, दूसरी अप्रोच क्या होती है आर्गुमेंटेटिव अप्रोच हो जाती है। बेहतर आर्गुमेंटेटिव अप्रोच है अगर आप ज़्यादा दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी महसूस नहीं कर रहे हैं, उनका फिर शटल बैलेंस निकाल लें, थोड़ा सा मिक्सर कर लें उनका। ये भाई सही है यहाँ तक? चैलेंजेस क्या हैं BRI को वो लिख लें। सबसे पहले लिखें अमेरिकन प्रोपेगेंडा। That OBOR strategy, that OBOR is a strategy। सेकंड लिखें, यानी कि अमेरिकन प्रोपेगेंडा के 3 आर्गुमेंट्स हम लिखेंगे। पहला आर्गुमेंट क्या हुआ? That OBOR is a strategy, not an initiative। Second, BRI and debt trap diplomacy, and debt trap diplomacy कि जो भी चीन से कर्जा लेगा वो कर्जे में डूबता चला जाएगा, जिसमें वो श्रीलंका की मिसाल देते हैं। तीसरा कि BRI passes through disputed territories, जैसे वो CPEC के लिए कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान। passes through disputed territories। ये हो गया। उसके बाद लिखें अगली अमेरिकन चैलेंज, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, पैसिफिक पार्टनरशिप। अगली लिख लें US चाइना ट्रेड वार। अगली लिखें, अगली सोचें 1 मिनट के लिए आप। अभी लिख लें कोरोना वायरस।
कोरोना वायरस की वजह से चाइना को कितना हुआ इकोनॉमी के लिए नुकसान, बता सकता है कोई अभी तक जो हुआ है? 70 बिलियन शायद सर। नहीं, अभी हुआ है $19 बिलियन, $19 बिलियन। लिख लें ये थोड़ा सा चैलेंज है मौजूदा हालात में। ये वैसे कोरोना वायरस तो आपने नहीं लिखना, आपने लिखना है कि भाई चाइना में जो डोमेस्टिकली इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, ये बड़ा चैलेंज है। इकोनॉमिक स्लो डाउन एट डोमेस्टिक लेवल। ये सिर्फ अभी अमेरिका के हमने लिखे हैं चैलेंजेस, अभी हम इंडिया के लिखेंगे, फिर अभी और हैं हमारे। हेडिंग बनाना बड़ा आर्ट है, एक बार आप समझ जाए ना तो बस। कितने कोई नोट्स हो गए आपके, भर गए हैं कुछ पेजेस? काफ़ी हैं इतने, ठीक है। ये पोटेंशियली हम आखिरी टॉपिक कर रहे हैं आज का, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप अपना सी पेज बनाए फिर नोट्स का, ठीक है। एनीवे, तो वी शैल डिस्कस सर्टेन थिंग्स एज वेल। अब लिखें इंडियन चैलेंज, इंडियन चैलेंज। उसमें पहले लिखें पैक्स इंडो अमेरिकाना। पैक्स PAX, पैक्स इंडो अमेरिकाना। सेकंड आप लिखेंगे क्या? इंडियाज नॉन पार्टिसिपेशन इन BRI। इंडियाज नॉन पार्टिसिपेशन या एक्सक्लूजन। थर्ड लिखें इंडियाज बिम्स्टेक स्ट्रैटेजी। मैंने आपको बताया था कि इंडिया एक पैरेलल कॉरिडोर बना रहा है, बिम्स्टेक, BIMSTEC। ये इंडियन चैलेंज हो गया। उसके बाद लिखें चैलेंज फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। आप इसे जूम आउट अप्रोच के साथ देखें, जूम इन से कम देखें तो, ठीक है। EU की क्या चैलेंज है आपके नजदीक? ओके, ब्रेक्जिट है दूसरी। ब्रेक्जिट चीन को कैसे अफेक्ट कर रही है BRI को? सर ये इकोनॉमिकल में भी इन्वॉल्व हो जाए ब्रेक्जिट के बाद, क्योंकि वो ज़्यादातर इन्वेस्ट है इस पे EU पे कर रहा है। उसके बाद इधर वेरी गुड, ये एक अच्छा आर्गुमेंट है। मैं इसे एक्सप्लेन कर लूँ कि चीन आने वाले दिनों में कोशिश ये कर रहा है कि ये जो रशियन अप्रोच है ना उसके साथ जाए और यूके के साथ बेहतर इकोनॉमिक टाइज बना के यूके को यूरोपियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से थोड़ा सा सेपरेट कर ले, ठीक है। और ये ज्वाइंट स्ट्रेटजी है रशिया और चाइना की मौजूदा हालात में। सेकंड ये कि एक चैलेंज ये है, मतलब चैलेंज अगर हम कॉन्स्टिट्यूट कराएं तो ब्रेक्जिट की वजह से यूरोप में इकोनॉमिकली थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है यूरोप। तो अगर यूरोप के पास परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम होगी तो वो चाइनीज प्रोडक्ट्स भी कम खरीदेंगे, तो जिसका वो असर चाइना की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो मार्केट्स हैं उनके ऊपर भी होगा। ओके, तो यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में यह चैलेंज है। फिर आप करें अफ्रीका में चैलेंज। यस, यूरोपियन यूनियन चैलेंज सर। हाँ जी, यूरोपियन यूनियन चैलेंज हमने ये लिखवा ली कि ब्रेक्जिट के बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन इन यूरोप इज अ चैलेंज टू BRI, ठीक है। फिर हमने लिखा अफ्रीका में चैलेंज कि प्रोपेगेंडा दैट चाइना इज अ न्यू कॉलोनियल पावर। अफ्रीका का भी हो गया कि चाइना इज अ न्यू कॉलोनियल पावर, यानी कि चाइना हैज अगेन द सेम एम्बिशंस एज वंस अपॉन अ टाइम यूरोपियन कंट्रीज है। तो सी यू वांट टू से समथिंग? लेकिन सर अफ्रीका के वो है कि अफ्रीका जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका एक बहुत एक ऊपर कर्जा है, लाइक जैसे IMF ठीक है, 300 बिलियन। गुड, ठीक है, ये आप उसमें ऐड कर सकते हैं बात कि ये भी है कि अफ्रीका की जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है क्योंकि अफ्रीका पहले ही बड़ा मकरूज मुल्क है, ठीक है। दैट्स अ गुड आइडिया, अप्रिशिएट इट।
आई थिंक अफ्रीका में इन्होंने कोई आइलैंड की बैंकरप्ट किया है सर चाइना ने। अफ्रीका में तो नहीं, ये श्रीलंका में किया है। अफ्रीका में चंद ममालिक के पास कैपेसिटी के बारे में पूछा जा रहा है। यस, ठीक है। उसके अलावा अगेन आपको पता है कि मेरे पढ़ाने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि मैं आपको बुनियादी जो ढांचा है वो प्रोवाइड करता हूँ, जिसका हरगिज मकसद नहीं कि इसका आर्गुमेंट इतने ही हो सकते हैं। आप जैसे जैसे स्टडी करें तो कम से कम इस फ्रेमवर्क से आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये कम से कम इतना होगा कि आपको एग्जाम की सिचुएशन को डील करने में हेल्प आउट करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली कोई चैलेंज है आपके नज़दीक तो वो लिख सकते हैं आने वाले दिनों में। वेल, ओके, हो गए चैलेंजेस। चाइना इन चैलेंजेस को कैसे हल कर सकता है? पहले चाइना को क्या करना चाहिए? कोई भी 3 बातें हम कर लेते हैं। अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। ओके, अवेयरनेस नहीं, ठीक है, अवेयरनेस कम कर लेते हैं यार। सबसे पहले तो आज की दुनिया में जो साइकोलॉजिकल वारफेयर है वो मीडिया वारफेयर है। तो पहले तो चाइना की इंटेंस कोशिश ये होनी चाहिए कि सीपे को सॉफ्ट पावर के थ्रू, यानी बीआरआई के चैलेंजेस को सॉफ्ट पावर के थ्रू चैलेंज करें। यानी कि जिन ममालिक को महसूस हो रहा है कि नहीं चाइना वाकई उन्हें रोस्ट कर रहा है, चाइना उनसे फायदा ले रहा है, तो चले लार्जर इंटरेस्ट चाइना का ये कि आप उन्हें थोड़ा सा फायदा दे दें, ताकि आने वाले दिनों में चाइना खुद ही उनके जो रिसोर्सेज हैं वो ऑक्यूपाई कर लेगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर वो शुरू में ही चाइना का गलत एक मैसेज वहां पे चला गया तो दैट वुड हैव अ ब्लो बैक इफेक्ट, जो कि सीपेक में नजर आता है हमें। फिर ये कि यानी कि पहला क्या होगा कि काउंटर वेस्टर्न प्रोपेगेंडा थ्रू ऑन ऑल इंटरनेशनल एज वेल एज ऑन मीडिया फोरम्स, फोरास जैसे हम कहेंगे। सेकंड, give certain concessions to the countries who are part of broader BRI initiative. Give concessions. तीसरा, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। ये बड़ी ये चाइना ने काम करना होगा। तीसरा क्या है? ट्रांसपेरेंसी। जैसे IMF ने कहा कि सीपे के आप पर्चे दिखाएं, तो पाकिस्तान वाज कंफ्यूज के दिखाएं या ना दिखाएं। यानी कि if there is something to hide, certainly someone would exploit it. China must be very transparent. Come on, यार, we have nothing to hide. ठीक है? डे भी मनाया जाए सर, जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ होगा जहाँ पे आके डिफरेंट लीडर्स जो हैं पर्टिकुलर ममालिक के सर वो आके इसके बारे में अच्छी बातें करें। अच्छा, क्या इम्पैक्ट हुआ है इसके अंदर? ओके, वेल, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन फिर ये टर्शरी आर्गुमेंट होगा। ये तो इससे एक और पावरफुल ये करता है जाना कि एनुअली BRI समिट्स होती हैं। ठीक है, तो उन समिट्स में उन लोगों को वैसे ही बुलाया जाता है। तो इस साल अप्रैल में होगी फिर 3rd BRI समिट। जैसे पर्टिकुलर कंट्री जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में जब सीपेक शुरू हुआ था तो उसके लिए एक डे मनाया गया था। एग्जैक्टली, चलें, ठीक है। ये फिर कहें कि जिस मुल्क के पास पैसे हैं वो ये दिन मना ले, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। ये हेडिंग आप बढ़ा सकते हैं, ठीक हो क्या? BRI से कोई सवाल हो आपका? फिर मेरा सवाल है, ये लिख लें। यस, नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताया कि इसका नाम था ओबोर। ओबोर नेगेटिव टर्म है, BRI इसका नाम तब्दील करके रखा गया, ये पॉजिटिव टर्म है। सवाल लिख लें, इज BRI चाइनीज वर्जन ऑफ मार्शल प्लान? बस ये तो नहीं था सवाल आपका, यही सवाल है। चले, अब तो मैंने होमवर्क दे दिया। इज BRI चाइनीज वर्जन ऑफ मार्शल प्लान? सेकेंड लिख लें, विल BRI बी सक्सेसफुल? नेक्स्ट लिख लें, BRI डेस्टिनी और डिजास्टर? सीपे के ऊपर अभी हम गुफ्तगू शुरू करने वाले हैं।
सीपेक क्या है, कोई बता सकता है? पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, सबको तो आ रहा है, फिर मैं क्या पढ़ाऊँ? कोरोना पंजाब इकोनॉमिक कॉरिडोर। कोरोना पंजाब, ओके ठीक है। सीपेक यार बुनियादी तौर पर आपको अभी पता चल गया होगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसकी डेफिनेशन ब्रॉड आप ये बनाएंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो शाहकार प्रोजेक्ट है उसका नाम है सीपेक, जिसे अंग्रेजी में कहा जाएगा फ्लैगशिप, यानी कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ ओगोर। मैं क्विकली इसे समराइज करूं। CPEC is generally the flagship project of Belt and Road Initiative. It is one of its corridors. It encompasses vast network of rail, road and maritime network, ठीक है, जिसमें आप कहेंगे कि गवादर डीप सी पोर्ट, और ये टोटल अमाउंट करता है $62 बिलियन, जो कि एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और ब्रॉडर रीजनल कनेक्टिविटी में इस्तेमाल होगा। सीपेक को कंप्लीशन का अरसा कितना है, कितने साल में तब्दील होगा? 15 साल में। स्टार्टेड इन 2015, सीपेक विल बी कंप्लीटेड इन 3 phases। CSS की तैयारी कितने फेजेस में होती है? 3 फेजेस में। सीपेक कितने फेजेस में मुकम्मल होगा? इंसान कितने फेजेस में दुनिया जन्नत या दोज़ख में जाएगा? 3 फेजेस में। पहले अरवाह आलम में पैदा हुआ, फिर दुनिया में आया और फिर फाइनली मर गया, ठीक है। तो दुनिया 3 फेजेस में चल रही है सारी। तो सीपेक भी 3 फेजेस में होगा। पहला फेज हो चुका है उसका 2015 से 20 तक का, जिसे हम कहते हैं अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स वाला। फिर अभी दूसरा शुरू हुआ है 2020 से 25 वाला, फिर होगा 25 से 30 वाला। सीपेक के बारे में अब हमारी गुफ्तगू होगी कि इसके बारे में शुरू से सोच थी या ये अचानक जाहिर हुई है। तो सीपेक का जो आपका कॉन्टेक्स्ट है वो सुन लें। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान शुरू से एक तो ताल्लुकात आपको पता है कि बड़े अच्छे थे, बड़े रीजनेबल ताल्लुकात थे। तो ऐसी सूरत हाल में चाइना ने एक हाईवे बना के दिया पाकिस्तान को 1959 में। उसका नाम क्या था? केटू हाईवे, ठीक है, कराक्रम हाईवे, जो कि एक बुनियादी तौर पर पहला ढांचा था इस ब्रॉडर कनेक्टिविटी के पीछे। यानी कि मैंने आपको बताया कि 49 में माओ ने क्या स्पीच में कहा था? चाइनीज नेशन हैज स्टूड अप, ठीक है वसन, ओके। तो 1959 में अगेन उसने क्या, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक कॉरिडोर नहीं, एक हाईवे बना लिया ताकि दोनों ममालिक के दरमियान कनेक्टिविटी हो। फिर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम थोड़े से ताल्लुकात नरम ही रहे, बड़ी इकोनॉमिक वेंचर्स नहीं हो पाए। 59 में ही पाकिस्तान को चाइनीज ने कहा कि आप गवादर खरीद लें, दैट वुड हेल्प यू आउट। और गवादर किससे खरीदा? पाकिस्तान ने, ठीक है। उसके पैसे किसने दिए थे? फिरोज खान ने तो दिए थे। उसको किसने दिए थे? चाइना ने तो नहीं दिए थे यार, इतने भी नहीं है। पाकिस्तान में शिया सेट है, उसका सरबराह उसने दिए थे। आगा खान सुनिए आपने, फाउंडेशन, उन्होंने पैसे दिए थे कि यार ये ले लें, ओके। तो 59 में ये सोच चल रही थी कि हमने ब्रॉडर आगे ऐसे करना है। 2004 में चाइना के प्रेसिडेंट हो जिनताओ ने तकरीर में कहा कि चाइना फेसेस मलाका डायलेमा। मलाका डायलेमा क्या है, कौन बताएगा? गुलाम हैदर। मलाका डायलेमा जो चाइनीज की जो मतलब शिप्स आ रही थी तो मलाका से पास हो रही थी, तो जब भी कंफ्लिक्ट होगी या मतलब कोई भी मसला होगा तो वो उसको ब्लॉक कर देंगे। तो इसलिए क्या होगा, कोई चाइनीज की जो भी सी पोर्ट है, जो भी उसके शिप्स हैं वो पास नहीं हो सकेंगे इससे। तो उसने सोचा कि हमें कोई अल्टरनेटिव चाहिए जहाँ से हम पास कर सके, तो उन्होंने पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो चूज किया। वेरी गुड, ये सबको आ गया है समझ में। तो 2004 में मलाका डायलेमा को एड्रेस करने के लिए चाइनीज ने पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ से कहा कि हमें गवादर आप 40 साल के लीज के ऊपर दे दें। तो पाकिस्तान ने फिर सर्टेन कंडीशंस के साथ वो लीज पे दे दिया है चाइना को। बुनियादी उसमें यह है कि इसको बिल्ड करने का पूरा जो काम होगा वो चाइना का होगा। इतने सालों बाद, 40 सालों के बाद फिर क्या होगा कि पाकिस्तान को कंट्रोल दिया जाएगा गवादर का, ओके। उसके बाद 2015 में दोनों के दरमियान जो रिलेशंस थे वो बहुत ही क्लोज हो गए। तो एक नया टर्म आ गया दोनों के रिलेशन में, जिसे कहा जाता है चाइना पाकिस्तान कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड डेस्टिनी, कि हम वो दो ममालिक हैं जिनकी जो मुस्तकबिल है वो एक है। वो ये कि अगर एक मुल्क में खुदा ना खासा कोरोना वायरस आ गया, दूसरे मुल्क की डेस्टिनी है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, ठीक है। तो कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड डेस्टिनी, यहाँ पे आप
हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में प्लीज नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे या जो रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे। फिर उसके बाद 2015 में ये रोड प्रपोज किया गया। सीपेक की ज्योग्राफी क्या है, इसके लिए आपने ना 2 से 3 मैप बना लेने। फॉर एग्जांपल के सीपेक के 3 रूट्स जो ना प्रपोज किए गए, एक था वेस्टर्न रूट, एक था ईस्टर्न रूट और एक था सेंट्रल रूट। वेस्टर्न रूट जो कि ज़्यादातर फिर ये कि पंजाब डोमिनेटेड है, ईस्टर्न रूट वेस्टर्न रूट ये कि फिर केपी और बलूचिस्तान, इधर सिंध और फिर पंजाब को कम पोर्शन मिल रहा है, फिर दोनों को मिला के सेंट्रल अलाइनमेंट बनाई गई जिसमें सबको कुछ ना कुछ हिस्सा मिल गया है। लेकिन जो रिपोर्ट्स ऑन द ग्राउंड हैं दे से कि अराउंड 70 to 80% बेनिफिट इज डायरेक्टेड इन पंजाब, बाकी सूबों को कम है। लेट्स से सिंध में एक सवाल पूछा गया पीएमएस में कि सीपेक से सिंध को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो देयर आर ओनली 6 प्रोजेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द सीपेक एंड दैट आर सिंध। तो पीएमएस वाले ये सवाल तैयार कर लीजिएगा जो 2020 के 27 मार्च को पेपर्स में अपीयर होने जा रहे हैं। ज्योग्राफी के बाद इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में क्या होने जा रहा है सीपेक में। फर्स्ट फेज में क्या हो गया वो लिख लें। यस ओके, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आप में से कोई रिसेंटली आया है सक्खर से लाहौर? कितना टाइम लगता है अभी? 7 से 8 घंटे। पहले कितने लगते थे? ओके ठीक है, यानी कि आप नोट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भी रोड जो है वो बन गए। अच्छा, कौन से प्रोजेक्ट्स हो गए वो लिख लें। अपग्रेडिंग एंड रीअलाइनमेंट ऑफ कराक्रम हाईवे, सेकंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कराची लाहौर मोटरवे, नेक्स्ट इकोनॉमिक जोन्स अलोंग सीपेक, नेक्स्ट डेवलपमेंट एट गवादर पोर्ट, इकोनॉमिक जोन्स अलोंग सीपेक, फिर डेवलपमेंट एट गवादर पोर्ट जिसमें लिखेंगे इंटरनेशनल पोर्ट, नेक्स्ट कुल कितना है फर्स्ट फेज में पैसे लग रहे हैं पता है किसी को? जी वेल 28 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, 28 से 32 वैसे आप लिख सकते हैं। मेरे पास फिगर 2 से 3 महीने पहले की है, तो इसमें इसके बीच में आपने रहना है। 28 से कम नहीं हुए और यानी कि ये दिसंबर तक ये मैंने इंटरव्यू तक ये सारे फैक्ट्स हैं वो अपडेट किए हैं। ठीक है, कितने? ठीक है, इसमें आपने फ्लेक्सिबल फैक्ट्स आपने अपडेट करने हैं। आपको पता है ना कि फैक्ट्स के ऊपर आपने मेरी बातों के ऊपर कम इन्हिसार करना है। ठीक है, क्योंकि ये रोज चेंज हो रहे हैं तो मेरे पास कम। ये फर्स्ट फेज पता चल गया। सेकंड फेज अभी शुरू हुआ है, जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट पावर में आ गई, उसमें फोकस किन बातों के ऊपर है वो लिखना है। इसके ऊपर पहले तो पैसे कितने लगने हैं? 20 बिलियन डॉलर्स। यस, और इसमें होगा क्या? सबसे पहले फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन लिंक्स, नंबर 2 मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर, थर्ड more special economic zones in Balochistan, next exports, increase Pakistan's exports, increase Pakistan's exports, next
reduce trade deficit with China. फिर लिख लें चाइना पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आखिरी लिख लें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वेल वो मैंने रोड्स में आपको लिख लिया कि ये रोड्स हैं कुछ, उनके अलावा जितने सड़कें आप लिख सकते हैं इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सर ये बलूचिस्तान में इस्लामिक जोन ये क्या बता रहे हैं? वेल एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, मतलब प्रपोज ये बातें कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएं जिसमें लोकल पॉपुलेशन को एम्प्लॉय किया जाए। ये हम चैलेंजें पढ़ रहे हैं कि ये बोगस क्लेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंडली चाइना का कहना ये है कि जिस तरह हम अपने वेस्टर्न जो डिजर्टेड रीजन है उसमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे तो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ज़्यादातर एग्रो इकोनॉमी को फोकस करेंगे। तो ये बात थोड़ी सी वायबल है क्योंकि बलूचिस्तान में देयर इज़ अ वास्ट लैंड मास जिसको अगर चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी है तो कन्वर्ट किया जा सकता है ब्रॉडर एग्रीकल्चरल लैंड में। तो एग्रो बेस्ड जो इकोनॉमिक जोन्स हैं वो बनाए जाएंगे। ऑन स्पेसिफिक आइडिया के एक्सक्लूसिव जोन्स और कहाँ पे बनेंगे तो उसका ज़्यादातर सेंटर पर गवादर वाली साइड को किया जाएगा, ठीक है, यानी कि जो कोस्टल लाइन वाले इलाके हैं उन्हें किया जा रहा है या जिनमें कहीं ना कहीं पे अलहदगी पसंद जो सेंटिमेंट है वो ज़्यादा है, ठीक है, इन रीजन्स। क्लियर हो गया ये? अब सीपेक को भी आप इन वेरियस डायमेंशंस में करेंगे कि सीपेक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सवाल पूछा गया कि सीपेक इज अ गेम चेंजर, यानी कि सीपेक की बेनिफिट्स बताएं। तो बेनिफिट्स को आप क्वांटिफाई करें पॉलिटिकल इन सारे लेवल्स ऑफ एनालिसिस के ऊपर आपके पास 5 मिनट है। सीपेक की डायमेंशंस के बारे में बात करें। सर ये FTA को बाद में सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, अप्रैल 2019 कौन इस पे कमेंट करेगा कि सीपेक के क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं मुख्तलिफ डायमेंशंस में? यस अली। यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट ये कि फर्स्ट टाइम किसी मैसिव लेवल पे कंट्री ने पाकिस्तान में FDI की है जो कि इंसेंटिवाइज कर रही है दीगर ममालिकों को वो भी करें। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया भी इससे मुतासर हुआ और उसने कहा कि हम गवादर में ऑयल रिफाइनरी बनाएंगे। फिर पाकिस्तान ने यूरोपियन कंट्रीज़ को भी कहने की कोशिश की है कि वो भी इसमें इन्वेस्ट करें, जैसे बोरिस जॉनसन ने कहा था कि वी विल इन्वेस्ट इन इसमें सीपे के प्रोजेक्ट्स में। फिर इसमें यह कि UAE को भी इन्वॉल्व किया गया है, यानी कि मिडल ईस्ट के ममालिक को इसमें स्टेक होल्डर बनाया गया है। फिर इसका एक और फ़ायदा ये कि दिस इज़ इन लाइन विद पाकिस्तान से ईरान पॉलिसी कि ईरान की जो इकॉनमी है उससे जब चाइना बेनिफिट करेगा दैट वुड नेसेसरली है बेनिफिट टू पाकिस्तान। सेकंड आर्गुमेंट, ये ठीक आर्गुमेंट समझ रहे हैं ना कि अभी इस पर आप खुद भी बना सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक फैक्ट शीट आपके साथ ग्रुप में शेयर कर लूँगा कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं गवादर में, कितने कहाँ पे हैं। वो एक सीपे बुकलेट आया हुई है, सीपे की वेबसाइट बनी है रैजा से, उसमें सिर्फ आप क्लिक करेंगे कि प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, तो कोई 150 प्रोजेक्ट्स हैं, मैं इतने प्रिंट नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो वो फिर हम डायरेक्टली ग्रुप में शेयर करेंगे। तौसीफ और सर सीपे का पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक और डिफेंस में ये है कि वो उसकी जो मिलिट्री है वो
स्ट्रेंथन होगी थ्रू चाइना। जैसे ये थंडर प्रोजेक्ट हो गई, यहाँ जैसे सर वो चाइना का एक बेड़ा है जहाँ से मतलब हम ये थंडर वहाँ से ऑपरेट कर सकता है, वो पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन 2028 में वो मिल रहा है एयरक्राफ्ट करियर बेसिकली। ओके, अच्छा इसमें लिखे नेवल मॉडर्नाइजेशन वाली जो बात है उसमें बुनियादी आर्गुमेंट मैं बता देता हूँ आपको कि गवादर में चाइनीज नेवल प्रेजेंस विल गिव पाकिस्तानी नेवी एन एक्सटेंडेड एडवांटेज टू काउंटर इंडियन एम्बिशंस, इंडियन नेवल एम्बिशंस इन अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन रीजन। और चूँकि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो जॉइंट साइनो पाक नेवल ओवरच्योर्स या नेवल आउटरीच विल लीड टू ब्लॉकेड ऑफ इंडिया इन द अरेबियन सी, और अरेबियन सी में हम डोमिनेट कर सकते हैं, ये वाला आइडिया आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला स्ट्रेटेजी क्या फ़ायदा होगा? एनर्जी क्राइसिस में ओके के पाकिस्तान के अच्छा नई हेडिंग है कि एनर्जी के क्राइसिस पाकिस्तान में हल होंगे, और ये बड़ी सही बात है। पाकिस्तान में टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 16,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, हमें ज़रूरत है 22 से 24,000 की। तो इंडस्ट्री के चलने के लिए अल्ताफ शाह हमें क्या होना चाहिए? बिजली होनी चाहिए, ठीक है। बिजली के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि सर्टेन जो एनर्जी सेक्टर की डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए। $38 बिलियन जो सीपेक में है वो किस सेक्टर में लगेंगे? एनर्जी सेक्टर में। ये जियो इकोनॉमिक्स में आएगा? यस, जियो इकोनॉमिक्स में। हम बेसिकली वो रैंडम लिख रहे हैं, सब लोगों का व्यूज लेके मैं उन्हें एनालाइज कर रहा हूँ बेसिकली। जैसे अभी हम फ़कीर आरिफ अली साहब से ओवरव्यू लेंगे। जनाब, आपके नज़दीक कोई बेनिफिट हो रहा है? जी सर, पीस क्रिएट होगा ना रीजनल में। ओके, क्योंकि लाजमी अगर इतनी इन्वेस्टमेंट की चाइना तो लाजमी उससे पीस क्रिएट करेगा। जैसे अभी बीएलओ का मसला है, लेबर है वो कर उनको कुछ रिजर्व हैं, जैसे वो चाइनीज ने सुसाइड बनाई स्टेट विद इन स्टेट, उस पर कुछ रिजर्वेशन है या कुछ रूट्स पे रिजर्वेशन है, तो लाजमी जो सेकंड फेज आया है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट में जो इन्वेस्टमेंट चेंज की है वो बलूचिस्तान के लोग किए, क्योंकि वो उसके कुछ रिजर्वेशन खत्म हुए, उससे पाकिस्तान में इंटरनल ट्रेड कम होगा। ओके, जो ज्वाइंटली वो उससे फेस करेंगे चाइना और पाकिस्तान। ओके, देयर इज ए पाकिस्तान सिक्योरिटी एनालिस्ट आमिर राना, उसका कहना ये है कि चाइना ने इतना प्रेशराइज किया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन के लोग हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनानी है 3 मिला के BRA ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उनके साथ नेगोशिएट करें या उनको किसी न किसी उनके जो थ्रेट है उसे न्यूट्रलाइज करें, और उनमें ज़्यादा जो लॉन्ग टर्म उनका व्यू है वो ये कि नेगोशिएशंस किए जाएँ। तो वेल उसमें जहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट थोड़ी सी सीरियस नहीं है तो चाइना खुद लीड कर रहा है बेसिकली नेगोशिएशंस को। तो वेल आप कह सकते हैं कि ये जो सक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज जो कि स्टेट की निगलिजेंस की वजह से एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसका रीजनल फैक्ट भी हो रहा है, तो चाइना उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस इज ड्रिवन बाय अ सिंपल फैक्ट। 2016 में जब पहली सीपेक की जो है ना शिप अराइव हुई तो उसके ऊपर भी हमला हुआ। तो दिस शोज दिस एज अ सिंबॉलिक इफेक्ट कि आने वाले दिनों में अगर सीपेक की सिक्योरिटी होगी तो इट विल बी ओनली विद पीस विद द लोकल्स, जैसे पीसी गवादर पे। ठीक है सर, जियो इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं सर वो बनेंगे सर, जिससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह और प्रोडक्शन वगैरह सर इनके हमारे फायदे होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट कोई आर्गुमेंट? जीडीपी इंक्रीज होगी, वो भी स्टेबलाइज हो जाएगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और वही कॉरिडोर। यानी इसकी आप डायमेंशन लिख लें जिनके ऊपर ना आपने थोड़ा थोड़ा लिखना है। पहले लिखें पॉलिटिकल डायमेंशन, सेकंड इकोनॉमिक, थर्ड सिक्योरिटी, फिफ्थ पाकिस्तान इंटरनल कनेक्टिविटी, सिक्स गवादर पोर्ट। इसके ऊपर आपने ना एक पेज बना लेना है, गवादर वर्सेस शाहबाग पोर्ट। इसके ऊपर आपने ये पेजेस तैयार करने हैं, उनका कंपैरिजन 4 पॉइंट्स का कि कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है, कौन सा वायबल है, कौन सा ज़्यादा बेहतर तरीके से फंक्शन करेगा। ये यस, यानी कि इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने रीजनल सिचुएशन को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद सीपे को क्या चैलेंजेस हैं? एनीवन रिमेंबर्स द चैलेंजेस ऑफ BRI?
अगर आप उनको थोड़ा सा लिमिटाइज कर लेंगे तो ये आपके चैलेंजेस नजर आएंगे। लेकिन उन्हीं चैलेंजेस के साथ पहली चैलेंजेस आप ये लिखेंगे, ए बलूचिस्तान फैक्टर, जिसमें इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान ये चैलेंज है। सेकंड, लोकल्स को जॉब्स जो कि एवरेज जॉब्स हैं उनके लिए हायर किया जा रहा है, की जॉब्स के लिए नहीं हायर किया जा रहा, ये बड़ा मसला है। यहाँ पे जो चौकीदार और इस टाइप के वो लेबर टाइप उठा रहे हैं। एग्जैक्टली कि बिल्कुल जैसे आप कहेंगे ग्रेड 1 से 16 तक के जो लोग हैं वो लोकल्स हैं, उससे जो ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो चाइनीज़ के ऊपर ही हैं। ठीक है, ओके, हम क्या लिख रहे थे? अच्छा, एक ये चैलेंज है। फिर अगला लिखें इंडियन चैलेंज। पंजाब सेंटर का अप्रोच भी सर दे। ओके ओके, यानी कि अच्छा यार एक मिनट रुकें, मैं पहले डोमेस्टिक सारी लिखवा लूँ फिर हम रीजनल और इंटरनेशनल में चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सीक्वेंस में। हम डोमेस्टिक में पहले बलूचिस्तान फैक्टर लिख लिया है। सेकंड आप लिख लें फाटा फैक्टर। कि फाटा वाला रीजन अभी तक अनस्टेबल है, तो यहाँ पे टेररिस्ट वायलेंस दोबारा से इमर्ज हो सकती है। दैट वुड हैव अ बिलो इफेक्ट ऑन सीपेक इन लेट्स से जो केपी वाले एरियाज हैं। थर्ड लिख लें सक्सेशनिस्ट सेंटिमेंट promote driven by third successionist sentiments driven by alienation of state in Gilgit Baltistan फिर उसके बाद अगला लिख लें propaganda that P in CPEC signifies Punjab not Pakistan। ठीक है, propaganda that P in CPEC। देखें कितना सिविल सर्विस में आपने डिफेंसिव लिखना हो रहा होता है कि प्रोपेगेंडा है, रियलिटी नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्रिटिक्स कहते हैं रियलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं पे प्रोपेगेंडा भी है। इतना कोई डिवस था जवाब। P in CPEC signifies Punjab, not Pakistan। उसके बाद लिख लें पॉलिटिकल चैलेंज इन विद इन पाकिस्तान। पॉलिटिकल चैलेंज दो हवालों से, एक तो जो भी गवर्नमेंट पावर से बाहर है वो कह रहे नहीं सीपेक में मसले हैं। जैसे इमरान खान बाहर था पावर में तो उसने कहा नहीं सीपेक को हम रिवाइज करेंगे, रीनेगोशिएट करेंगे। अभी पीएमएल और पीपीपी है वो कह रहे हैं कि नहीं सीपेक डिलीवर नहीं कर रहा। यानी कि एनी गवर्नमेंट दैट इज आउट ऑफ पावर हैज़ रिजर्वेशंस, एनी गवर्नमेंट दैट इज विद इन पावर उसकी एक डिफरेंट अप्रोच। ओके, फिर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का चैलेंज है। मतलब पाकिस्तान धरना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान में जो मैस मूवमेंट्स इमर्ज हो रही हैं तो दैट वुड डेफिनेटली शेक इन दिस होल स्ट्रक्चर। फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी थोड़ा बहुत दोनों हो सकते हैं। उसके बाद लिख लें रीजनल चैलेंज अफगान फैक्टर, फिर लिख लें इंडियन फैक्टर, फिर लिख लें ईरान यूएस फैक्टर। ये रीजनल चैलेंजेस हैं। इंडियन, अफगान, ईरान, यूएस। सीपेक से अफगानिस्तान को फायदा ज्यादा हो रहा है। नहीं, अभी हम ये इससे डिस्कस ये कर रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल अफगानिस्तान की सीपेक के लिए बड़ी चैलेंज है, जिसका मकसद ये कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद है तो इट इज़ कीपिंग अ क्लोज आई ओवर सीपेक एंड सो ऑन। ईरान भी सर? हाँ, ईरान यूएस टेंशंस बेसिकली अगर स्पायरल आउट हो जाते हैं तो फिर उनका भी नेगेटिव इफेक्ट है। एक अगली चैलेंज लिख लें ईरान सऊदी राइवलरी इन बलूचिस्तान। मिसाल ईरान हमने बात की थी कि बलूचिस्तान में बिजली प्रोवाइड करता है, सऊदी ने ऑयल रिफाइनरी लगाई है। उसके पीछे क्या वजह है पता है आपको?
कि ईरान का इन्फ्लुएंस हम बलूचिस्तान से कर्टेल करें। सर एक तो ये यूएई वाले भी इस पे रिजर्वेशंस पे करने हैं। किस चीज़ के ऊपर? गवादर पोर्ट के ऊपर। नहीं, रिजर्वेशंस किस हवाले से कि नहीं बनना चाहिए या क्या सर वो उनके दुबई पोर्ट की सिग्निफिकेंस जो है वो तो देखें ना, फिर ये कुदरत की बात है जिसको ये मिले, ठीक है, तो ऑब्वियसली, लेकिन उसकी बुनियाद पर हम ये बंद तो नहीं कर सकते। तो रिजर्वेशन तो ऑब्वियसली हर कंट्री को होंगी। दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ सेल्फ हेल्प, रिलेटिव इकोनॉमिक डायलेमा एंड सो ऑन। लेकिन सर जो यूएई और पैसिफिक उसका फैक्टर ये है कि इंडिया के बहुत ज़्यादा अच्छे टाइज हैं यूएई के साथ। ऐसे तो हमें इसके सऊदी अरेबिया के भी अच्छे टाइज हैं। लेकिन सर यूएई और इंडिया का एक जॉइंट एक सर फंड है, ओके, $75 बिलियन का फॉर डेवलपमेंट। नहीं, डेवलपमेंट एक तो बायलैटरल डेवलपमेंट है, क्या वो एट द कॉस्ट ऑफ एनी कंट्री है? एग्जैक्टली, यानी कि देखें फिर ऐसे तो फिर अगर आप देखें तो इंडिया और चाइना के दरमियान $100 बिलियन का ट्रेड है। तो हम वो बात यहाँ पे कर सकते हैं जो कि एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वो पाकिस्तान के लिए चैलेंज है। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये इकॉनमी की जो बायलैटरलिज्म है अगर ट्रांसेंड कर जाता है कि पाकिस्तान के नैरेटिव को वीकन करे सर्टेन इश्यूज पे, वो फिर बड़ी चैलेंज है। वो जैसे इन दोनों ममालिक का पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी शाह कश्मीर पे खामोश होना एंड सो ऑन। चैलेंजेस समझ आ गई। फिर उसके बाद इंटरनेशनल चैलेंज देखें। यूएसए, यूएसए के चैलेंज कौन बताएगा, क्या चैलेंज है? प्रोपेगेंडा दैट सीपेक पाकिस्तान को खा जाएगा, कि पाकिस्तान का ये जो डेट है ये इस वजह से इंक्रीज हो रहा है। सेकेंडली, यूज ऑफ आईएमएफ टू कोर्स पाकिस्तान टू रिवील द सीपेक एग्रीमेंट्स। आईएमएफ ने क्या कहा पाकिस्तान को कि यार आप ये पहले कागजात दिखाएं, ठीक है। तीसरी, अमेरिका की क्या चैलेंज है? इट सपोर्ट्स इंडियन व्यू दैट सीपेक पासेस थ्रू डिस्प्यूटेड टेरिटरी। बॉयज, आर यू क्लियर ऑन दिस? ओके। वेल, मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि अब आप लोगों को छुट्टी दी जाए, क्योंकि आई हैड अ वेरी गुड टाइम विथ यू गाइस, और आई जस्ट ट्राइड टू teach you this whole session with utmost energy, with all the capacities that I have, with all the new approaches and new dimensions that I usually learn in my daily life, or for that matter I want to convey to the people, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये सब लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा। सर्टेनली कुछ एरियाज के टॉपिक्स हैं जो कि मेरा भी दिल करा रहा है कि आपको करा दें, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन की इशूज आई हैव टू रिटर्न फॉर अ फ्यू डेज, आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक। लेकिन ये है कि फिर वो 3-4 टॉपिक्स हो सकता है कि मैं आपको फिर रिकॉर्ड करके, कोई इकॉनमी का मैं सोच रहा हूँ टॉपिक्स आपको रिकॉर्ड करके फिर ना ग्रुप में भेज दूँ, ठीक है। तो टेक्निकल लेवल पे हमारा ये सेशन यहाँ पे पूरा होगा, लेकिन आप सब लोगों को प्रमोट किया गया है अब एक नई लॉबी में, जो कि हमारी सोवियत रीयूनियन की एल्यूमिना है, ठीक है। तो टेक्निकली तो ये आखिरी क्लास है, लेकिन हम इंटरेक्शन में रहेंगे। किस हवालों से? इनकेस आपको कोई रिसर्च पेपर चाहिए, आपको कोई टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको चीज़ें नहीं आ रही समझ में, सो यू कैन एक्चुअली कम्युनिकेट विथ मी विद द हेल्प ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पे बात पूछ सकते हैं, तो हम फिर उसमें टाई अप करते रहेंगे चीज़ों को। सेकेंडली, मुझे उम्मीद है कि अब आपको नोट्स मेकिंग का तरीक़ेकार समझ आ गया होगा। आपको टॉपिक्स को एग्जाम ओरिएंटेड फिनोमेना में ब्रेक करने का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो गया होगा, और आपकी एटलीस्ट जो मैंने डे 1 के ऊपर कहा था कि आपकी ना ये सेशन थोड़ा सा गेम चेंजर होगा, कि आपको एक नई अप्रोच चीज़ों के हवाले से डेवलप होगी, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकुलेशन, इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, कि चीज़ों को पढ़ा कैसे जाए, चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे किया जाए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। तो आई एम वेरी होपफुल कि ये जो आपका सेशन है दैट वुड डोमिनेट ऑल द सेशन दैट यू वुड स्टडी इन डेज टू कम, कि इतना स्ट्रक्चर्ड, इतना प्लान्ड, इतना कोऑर्डिनेटेड और विदाउट डिलेइंग द टाइम, कि यार बस थोड़ा सा पढ़ाया जाए, जान छुड़ाया जाए, नो, नॉट एट ऑल। दिस विल इंशाल्लाह हेल्प यू आउट। बेस्ट विशेस।